हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। पिछले वीडियो में स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल में हमने आरई मॉडल पे डिस्कशन किया था और आज हमें इस वीडियो में आखिरी इक्विवेलेंट मॉडल पे डिस्कशन करना है जिसे हम आरपाई थ्योरी या आरपाई मॉडल के नाम से जानते हैं। पिछले दोनों इक्विवेलेंट मॉडल, पिछले दोनों थ्योरी लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी हुआ करते थे। अब ये थ्योरी आरपाई मॉडल जो है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी थ्योरी होता है। मींस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हमेशा हम आरपाई मॉडल, आरपाई थ्योरी यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आरपाई थ्योरी क्या होता है, कैसे इस थ्योरी से एम्पलीफायर को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लिया है। हालांकि ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, बट सिर्फ मैंने उसमें ट्रांजिस्टर वाला पार्ट लिया है। कॉमन इमीटर, ठीक है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। और सब बच्चे जानते हैं कि अगर ये एम्पलीफायर है तो निश्चित तौर पे ये एक्टिव रीजन में है। अब इस ट्रांजिस्टर को ब्लॉक से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बार आप लोगों ने किया होगा, आइए फिर से करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इस ट्रांजिस्टर को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। नीचे वाला इमीटर है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने इमीटर ले लिया। ब्लैक कलर से करते हैं, ये इमीटर हो गया। ऊपर हमने कलेक्टर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला टर्मिनल जो होगा कलेक्टर, और इस टर्मिनल को हम बेस कहेंगे। भाई, जैसा हमने सर्किट डायग्राम लिया वैसे हम एग्जैक्ट ब्लॉक डायग्राम में टर्मिनल्स को हम बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया बच्चों कलेक्टर रीजन, ये हो गया बेस रीजन, और ये हो गया इमीटर रीजन। और अगर हम बात करें जंक्शन की, तो यहाँ देखिए एक जंक्शन यहाँ फॉर्म हो रहा है। यहाँ देखिए एक जंक्शन यहाँ फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज सीबी जंक्शन। और दूसरा जंक्शन यहाँ फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज ईबी जंक्शन। ये हो गया बच्चों ईबी जंक्शन। सब बच्चे जानते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है तो निश्चित तौर पे वो एक्टिव रीजन में है, और एक्टिव रीजन में है तो ईबी जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होगा और सीबी जंक्शन हमेशा क्या होगा, रिवर्स में होगा। तो बच्चों, जो जंक्शन फॉरवर्ड में होगा, सब बच्चों को पता है वहां पे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, और रिवर्स बायस में जो जंक्शन होगा वहां पे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। बात समझ में आई? इक्विवेलेंट मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सेंटर पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक में मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, जिसे मैं बी डैश के नाम से पुकारूंगा। ठीक है, तो हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया जिसका नाम बी डैश है। यहां देखिए, चूंकि ये बेस रीजन है तो बेस रीजन पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म्ड होगा, जिसे हम बेस टर्मिनल और सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर बी बी डैश। ठीक है, क्या होगा, आर बी बी डैश। ठीक है, क्योंकि ये बी और बी डैश के बीच कनेक्ट है। सिमिलरली कलेक्टर और बी डैश के बीच, कलेक्टर टर्मिनल और बी डैश के बीच एक रेजिस्टेंस फॉर्म्ड होगा। एक रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है। तो सब बच्चे बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका नाम हम क्या करेंगे, इसका नामकरण क्या करेंगे, आर सी बी डैश। बात समझ में आई? और आप अगर बेस को पहले लिखते हो, एक काम करते हैं, सेंटर पॉइंट को पहले लिखते हैं। ये हो गया आर बी डैश बी, और यहां भी बच्चों सेंटर पॉइंट को आप पहले लिखो, ये हो जाएगा आर बी डैश बी। ठीक, इमीटर और सेंटर पॉइंट के बीच भी एक रेजिस्टेंस फॉर्म्ड होगा, और इसे हम पुकारेंगे आर बी डैश ई से। ठीक है भाई, बी डैश बी के बीच कनेक्ट है तो आर बी डैश बी, बी डैश सी के बीच कनेक्ट है तो आर बी डैश सी,
और बी डैश ई के बीच कनेक्ट है तो आर बी डैश ई। यहां देखिए एक कैपेसिटेंस यहां फॉर्म्ड हुआ है, एक कैपेसिटेंस यहां फॉर्म्ड हुआ है, और एक कैपेसिटेंस यहां फॉर्म्ड हुआ है। भाई दो जंक्शन, दोनों जंक्शन पे दो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। एक को हम बोलेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, एक को हम बोलेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस बी डैश, भाई ये कैपेसिटेंस बी डैश और कलेक्टर टर्मिनल के बीच है, इसलिए इसे आप सी और बी डैश से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली ये वाला कैपेसिटेंस इमीटर और बी डैश के बीच फॉर्म्ड हुआ है, इसलिए आप इमीटर और बी डैश से कनेक्ट करोगे। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा हौच पौच हुआ है डायग्राम, बट अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सब बच्चे बताएंगे कि भाई इसका नामकरण क्या करोगे। अगर ये कैपेसिटेंस का अगर मैं नाम पूछूं तो क्या करोगे, तो निश्चित तौर पे इसका नाम आप लिखोगे सी, किसके किसके बीच कनेक्ट है, बी डैश और सी के बीच, तो सी बी डैश सी। सिमिलरली इसका भी नाम होगा सी बी डैश ई। ठीक है। तो जितने भी टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स से लेके सेंटर पॉइंट के बीच कौन कौन से रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करने हैं, कौन कौन से कैपेसिटेंस कनेक्ट करने हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इतना अगर आप समझ गए तो फिर आपको इक्विवेलेंट मॉडल आर पाई थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक। अब जरा ट्रांजिस्टर को हम लेते हैं। यहां हमने बीजेटी को बनाया फिर से, और इन सारे कंपोनेंट को अभी तो हम लोगों ने ब्लॉक से समझा है, अब हम सर्किट डायग्राम से समझेंगे। किसके बीच क्या कनेक्ट करना है ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये हमारा हो गया बीजेटी, बीजेटी में ये बेस, बेस को थोड़ा सा आप बड़ा ले लो, और ये हो गया कलेक्टर, एंड दिस इज इमीटर, ये हो गया बेस। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो सेंटर पॉइंट क्या है, बी, भाई बी तो बेस है, सेंटर पॉइंट क्या है, बी डैश। तो यहां सपोज सेंटर पॉइंट बी डैश है। बात समझ में आई? अब सारे एलिमेंट्स को, सारे कंपोनेंट को हम कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है बी डैश और बी के बीच कनेक्ट है, इसलिए आपको यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, आर बी डैश बी। बात समझ में आई? भाई सेंटर से, सेंटर टर्मिनल और बेस से बीच जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है इन दोनों के बीच, उसकी वैल्यू क्या है, आर बी डैश बी। अब इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं आर बी डैश सी को, तो जाहिर सी बात है बी डैश और सी टर्मिनल के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये है हमारा सेंटर टर्मिनल और ये है कलेक्टर, इसके बीच हमें एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, और इसकी वैल्यू होगी आर बी डैश सी। सिमिलरली बी डैश और ई के बीच एक रेजिस्टेंस, यहां देखिए आर बी डैश ई, ये हो गया आर बी डैश ई। अब तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर लिया। बात समझ में आई? अब हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को। तो पहला कैपेसिटेंस बी डैश और सी के बीच कनेक्ट है, तो एक कैपेसिटेंस हमने कनेक्ट कर दिया बी डैश और सी के बीच, जिसका नाम होगा सी बी डैश सी।
दूसरा कैपेसिटेंस बी डैश और ई के बीच कनेक्ट है, तो यहां हमने कनेक्ट कर दिया सी बी डैश ई। तो कैसे एलिमेंट्स को किन किन टर्मिनल्स के बीच कनेक्ट करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि चूंकि ये एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म कर रहा है, तो कलेक्टर पे आपको एक करंट सोर्स कनेक्ट करना है। आरपाई मॉडल में कलेक्टर पे करंट सोर्स हम कनेक्ट करते हैं, और ये इमीटर से कनेक्ट होता है, तो इमीटर से कनेक्ट करने की बजाय आप यहाँ पे ग्राउंड कर दो। इसकी वैल्यू होती है जी एम इंटू वी बी डैश ई। अभी आपको मैं समझा दूंगा जी एम क्या है, अभी फिलहाल जानिए आप। ये करंट सोर्स आपको कनेक्ट करना है कलेक्टर और इमीटर के बीच, जिसकी वैल्यू होगी जी एम इंटू वी बी डैश ई, और यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट। कलेक्टर और इमीटर के बीच आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, और इसकी वैल्यू होगी आर नॉट। बात समझ में आई? तो ये पूरा हमने हर एक एलिमेंट का कनेक्शन कर दिया। ठीक, अभी आप परेशान मत होइए, जी एम वी बी डैश ई क्या है, अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ढंग से मैं बनाऊंगा। तो एक काम करते हैं भाई, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैंने क्या किया, नीचे इमीटर वाला टर्मिनल ले लिया, ये पूरा इमीटर टर्मिनल है। यहाँ बेस टर्मिनल, और यहाँ हमने ले लिया कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक एलिमेंट को आप कनेक्ट कीजिए। यहाँ आप सेंटर टर्मिनल ले लीजिए बी डैश। चलिए अब शुरू करते हैं कैसे हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले बी डैश और बी के बीच रेजिस्टेंस आर बी डैश बी, फिर बी डैश और ई के बीच रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये देखिए, और इसकी वैल्यू है आर बी डैश ई। ऐसे ही इसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, तो यहाँ एक पैरेलल में आप कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दो, जिसकी वैल्यू होगी सी बी डैश ई। बात समझ में आई? और थोड़ा देखते हैं, यहाँ देखिए बी डैश और कलेक्टर के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये है बी डैश टर्मिनल और ये है कलेक्टर। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करो बी डैश और सी के बीच, और इसकी वैल्यू है आर बी डैश सी, और इसी के पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, सॉरी कैपेसिटेंस कनेक्ट करना है, जिसकी वैल्यू है सी बी डैश सी। अब बच गया ये करंट सोर्स, तो ये करंट सोर्स किसके किसके बीच है, कलेक्टर और इमीटर के बीच है। तो कलेक्टर और इमीटर के बीच आपको एक करंट सोर्स कनेक्ट करना है, यहाँ देखिए, और इसकी वैल्यू है जी एम वी बी डैश ई, और एक रेजिस्टेंस बच जाता है आर नॉट। ये पूरा इक्विवेलेंट मॉडल आ गया अकॉर्डिंग टू आरपाई थ्योरी। ठीक है, तो एक बार आप रिवर्स करके फिर से समझ लीजिएगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, और क्यों ऐसा मैंने कनेक्शन किया है, आप रिवर्स करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अब इन कंपोनेंट्स का नामकरण करते हैं, किनको क्या बोलते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आर बी डैश बी। दिस इज नोन एज बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। बेस,
स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, और इसकी टिपिकल वैल्यू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए 100 ओम होती है। नंबर 2, आर बी डैश ई, जो रेजिस्टेंस बी डैश और ई के बीच कनेक्ट था, दैट इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। और इसकी टिपिकल वैल्यू होती है बच्चों 1 किलो ओम। नेक्स्ट वन इज आर बी डैश सी, ये देखिए ये आर बी डैश सी, दैट इज नोन एज फीडबैक रेजिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। और इसकी टिपिकल वैल्यू 4 मेगा ओम। ये सब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। फोर्थ वन इज आर नॉट, दैट इज नोन एज आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। आप इसको आर सी ई भी बोल सकते हो, चूंकि कलेक्टर और इमीटर के बीच कनेक्ट है। यहाँ देखिए ये कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के बीच कनेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डिनोटेड बाय आर सी ई। और इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 100 किलो ओम टू 1 मेगा ओम। अब इसके बाद बचता है सी बी डैश ई। तो सी बी डैश ई कहाँ का कनेक्ट कैपेसिटेंस है भाई? यहाँ देखिए सी बी डैश ई ये वाला कैपेसिटेंस है, और इस कैपेसिटेंस को आप क्या बोलते हो? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। दैट्स व्हाई सी बी डैश इज नोन एज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। सी डी और सी पाई से भी डिनोट करते हैं, और इसकी टिपिकल वैल्यू 100 पिको फैरेड। नंबर 6, सी बी डैश सी, और जाहिर सी बात है ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय सी टी और सी म्यू, और इसकी टिपिकल वैल्यू 3 माइक्रो फैरेड, सॉरी 3 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड। आखिरी 7th, GM। GM इज नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ट्रांस कंडक्टेंस। अब जरा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आती है भाई? यहाँ देखिए आपने इसको करंट सोर्स से रिप्लेस किया है, और ये करंट सोर्स आपने कलेक्टर टर्मिनल पे बनाया है। बात समझ रहे हैं? ये करंट सोर्स आपने कहाँ बनाया है? कलेक्टर करंट पे। तो अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू देखी जाए तो क्या IC इक्वल टू GM इंटू वी बी डैश ई के अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप। तो यहां से बच्चों GM की वैल्यू क्या आएगी? IC डिवाइडेड बाई वी बी डैश ई। वी बी डैश ई की वैल्यू क्या होगी भाई? वी बी डैश ई, भाई जाहिर सी बात है वी बी डैश ई मीन्स वोल्टेज अक्रॉस बी डैश एंड ई टर्मिनल। ये वोल्टेज जो होगा वो होगा वी बी डैश ई, और यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो है बेस करंट। तो निश्चित तौर पे वी बी डैश ई की वैल्यू क्या होगी? बेस करंट मल्टीप्लाइड बाई आर बी डैश ई। तो वी बी ई को आप लिख सकते हो आई बी इंटू आर बी डैश ई। बात समझ में आई? और अभी आप आर बी डैश ई को क्या बोला? इनपुट रेजिस्टेंस।
भाई अभी आपने इसको क्या बोला था, इनपुट रेजिस्टेंस। तो आप अगर इनपुट रेजिस्टेंस आपको लिखना है या इनपुट इंपीडेंस बोलना है तो आप इसको लिख सकते हो आर बी डैश ई, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आर पाई। इनपुट इंपीडेंस को आप आर पाई से भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? तो बच्चों आर पाई को या आर बी डैश को, आर बी डैश ई को अगर आप आर ई मॉडल से कंपेयर करें, भाई इस मॉडल को आप आर ई मॉडल से कंपेयर करोगे तो अकॉर्डिंग टू आर ई मॉडल इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है बीटा आर ई। लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, लेकिन इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं तीनों मॉडल को कंपेयर करूंगा, तीनों मॉडल को आपस में रिलेट भी करूंगा। तो वहां ये पॉइंट आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि वाई आर बी डैश ई या वाई आर पाई इज इक्वल टू बीटा आर ई। बात समझ में आई? तो अभी इसको आप माइंड में रखिए, और इसको समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि भाई हमने इनपुट इम्पीडेंस क्या एज्यूम कर लिया, हमने आर बी डैश ई को क्या बोला, इनपुट इम्पीडेंस बोला, क्योंकि ये इनपुट टर्मिनल का इम्पीडेंस है या इनपुट टर्मिनल का रेजिस्टेंस है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू आर ई मॉडल, भाई आर ई मॉडल के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखना, आर ई मॉडल का इक्विवेलेंट मॉडल पिछले वीडियो में अभी आप देखना, फाइनली जो इक्विवेलेंट मॉडल आया था, चलिए मैं आपको यही समझा देता हूं। जो आर ई मॉडल का इक्विवेलेंट मॉडल आया था वो इस तरीके का आया था, यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ एक करंट सोर्स। ठीक है, ये हमारा बेस टर्मिनल था, ये इमीटर टर्मिनल और ये कलेक्टर। इसकी वैल्यू आई थी बीटा आई बी, और यहाँ बच्चों आया था बीटा आर ई। आपको ध्यान होगा यहाँ जो रेजिस्टेंस मैंने लिखा था सी एम्पलीफायर के लिए वो आर बी था, और आर बी को मैंने आर ई से कैसे रिलेट किया था, बीटा आर ई। बात समझ में आई? तो यहाँ इनपुट इंपीडेंस अगर आप देखो, इनपुट रेजिस्टेंस को आप देखो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा आर ई। तो सी एम्पलीफायर के लिए इनपुट इंपीडेंस अकॉर्डिंग टू आर ई थ्योरी बीटा आर ई, एंड अकॉर्डिंग टू आर पाई मॉडल इनपुट इंपीडेंस इज इक्वल टू आर पाई और आर बी डैश ई। दैट्स व्हाई आर बी डैश ई इज इक्वल टू बीटा आर ई। वी कैन राइट आर बी डैश ई इज इक्वल टू बीटा आर ई। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, तो जी एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई सी डिवाइडेड बाई, ये हो गया आई बी, यहां एक करेक्शन है, ये आई सी आप स्मॉल लेटर में लिखो, क्योंकि आप एसी एनालिसिस कर रहे हो तो सिंबल का बड़ा ही महत्व होता है एसी और डीसी एनालिसिस के लिए। आई सी एंड हियर इज ऑल्सो आई सी, ये भी क्या हो जाएगा, आई सी। ठीक है, तो नीचे वाला क्या हो गया, आई बी इंटू बीटा आर ई, बीटा आर ई। और ध्यान से देखिए यहाँ पे आई सी और आई बी को एक पास कर दीजिए, तो आई सी बाई आई बी डिवाइडेड बाई बीटा आर ई। यहाँ देखिए आई सी अपान आई बी सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, बीटा होता है करंट गेन आर ई। यहाँ से देखिए बीटा बीटा कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई आर ई। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया कि जीएम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर ई, वेयर आर ई इज रेजिस्टेंस इन आर ई थ्योरी, इन आर ई मॉडल। बात समझ में आई? तो आप जीएम को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, भाई आर बी डैश, एक पॉइंट आखिरी, आर बी डैश को आपने क्या लिखा, आर पाई लिखा, तो वी बी डैश ई को भी आप क्या लिखोगे, वी पाई लिखोगे। ठीक है, और वी बी डैश ई की वैल्यू क्या होगी भाई, आई बी इंटू आर बी डैश ई, मीन्स वी बी डैश इज द वोल्टेज अक्रॉस आर पाई।
वोल्टेज अक्रॉस आर बी डैश ई। बात समझ में? तो आई होप दैट सारे पैरामीटर आपको समझ में आ गए होंगे। जो जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट के नाम लिखे उनका आपको मतलब समझ में आ गया होगा और उनकी टिपिकल वैल्यू भी मैंने लिख दी। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इस मॉडल को मैं फिर से बना रहा हूं यहाँ पे। चलिए, बनाने की बजाय एक काम करते हैं। ये पूरा इक्विवेलेंट मॉडल आ गया, एक जनरल इक्विवेलेंट मॉडल आ गया अकॉर्डिंग टू आरपाई मॉडल, अकॉर्डिंग टू आरपाई थ्योरी। अगर मैं इस थ्योरी को लो फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई करूं, अगर मैं इस थ्योरी को लो फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई करूं, फॉर लो फ्रीक्वेंसी, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी कैपेसिटेंस हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। मीन्स सी बी डैश ई और सी बी डैश सी को हमें ओपन करना है। तो फॉर लो फ्रीक्वेंसी सी बी डैश ई एंड सी बी डैश सी एक्ट एज अ ओपन सर्किट। तो जरा कैपेसिटेंस को ओपन करके इस डायग्राम को फिर से हम बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, दोबारा ना बनाना पड़े, या आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा, एक बार प्रैक्टिस होगा। तो चलिए मैं भी बना देता हूं। सबसे पहले था आर बी डैश बी, यहां पे क्या था आर बी डैश ई, जिसे आप आर पाई के नाम से जानते थे। ये इमीटर टर्मिनल था। कैपेसिटेंस को आपने ओपन कर दिया। यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट था आर बी डैश सी, और यहां बच्चों था करंट सोर्स जी एम इंटू वी बी डैश ई, और यहां पे एक रेजिस्टेंस था आर नॉट। दिस इज कलेक्टर टर्मिनल, ये इमीटर, और ये बेस टर्मिनल, हियर इज आर नॉट। अब जरा सबकी टिपिकल वैल्यू लिखते हैं। अभी मैंने यहां भी लिखा था, तो एक काम करते हैं, यहां भी लिखते हैं हम, इनके पास ही इनकी टिपिकल वैल्यू लिखते हैं। तो आर बी डैश बी की टिपिकल वैल्यू थी 100 ओम, आर बी डैश ई की वैल्यू क्या थी 1 किलो ओम, आर बी डैश सी की वैल्यू 4 मेगा ओम, आर नॉट की वैल्यू 1 मेगा ओम। बात समझ में आई? तो जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे किलो ओम है और यहाँ पे मेगा ओम है, और ये देख रहे हैं आप 4 मेगा ओम है। मीन्स 4 मेगा ओम इज मच हायर देन 1 किलो ओम एंड 1 मेगा ओम। अगर 1 मेगा ओम से कंपेयर अगर हम करते हैं तब तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, 4 टाइम्स ही ग्रेटर है। बट एज कंपेयर टू 1 किलो ओम एंड 100 ओम, इसकी वैल्यू क्या है, वेरी वेरी हाई है। तो ये वाली वैल्यू क्या आपने समझा इसको, वेरी हाई, और ये वाली वैल्यू बच्चों क्या है, वेरी लो। तो अगर मैं वेरी हाई और वेरी लो मीन्स इस पूरे सर्किट के लिए, इनके टिपिकल वैल्यू के लिए अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लूं, क्या लूं मैं, अप्रोक्सीमेशन, तो एक अप्रोक्सीमेट मॉडल क्या आएगा, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर दूं इस पूरे सर्किट में, तो जो अप्रोक्सीमेट मॉडल आएगा उसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि चूंकि ये वेरी लो रेजिस्टेंस है, और वेरी लो रेजिस्टेंस आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और वेरी हाई रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और ये भी हाई रेजिस्टेंस है भाई, एज कंपेयर टू किलो ओम 1 मेगा ओम एंड 4 मेगा ओम इज वेरी वेरी हाई। इसको भी आप लिखो वेरी हाई, एंड 100 ओम इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये स्मॉल को आपने वेरी लो कर दिया, मेगा ओम वाले को आपने वेरी हाई कर दिया, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, वेरी हाई ओपन सर्किट हो गया, वेरी लो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब हम बनाते हैं अप्रोक्सीमेट मॉडल, और चूंकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, तो यहां जो मॉडल बन के आएगा अप्रोक्सीमेट मॉडल फॉर लो फ्रीक्वेंसी। मैंने लो फ्रीक्वेंसी पे जोर क्यों दिया बच्चों, क्योंकि
शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीजेटी इज अ लो पास डिवाइस। इसका मतलब अगर हम बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो सिग्नल एम्पलीफाई करना है वो लो फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। और हमें एसी एनालिसिस के लिए अगर हम इक्विवेलेंट मॉडल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी, लो फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों मैं लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, आर पाई मॉडल के अकॉर्डिंग, लो फ्रीक्वेंसी का जो अप्रोक्सीमेट मॉडल आता है, स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का जो अप्रोक्सीमेट मॉडल आता है अकॉर्डिंग टू आर पाई थ्योरी, वो बन के आता है। भाई इसको आप शॉर्ट कर दो। यहाँ आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस तो रहेगा क्योंकि आपने इसी से कंपेयर किया है सबको, इसी को आपने रेफरेंस बनाया है। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर बी डैश ई, जिसे आप आर पाई के नाम से भी पुकार रहे हो। तो आर पाई यहाँ बच्चों आ गया, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने ओपन कर दिया और यहाँ एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू होगी जी एम इंटू वी बी डैश ई। और आप इसको वी पाई भी लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था व्हाट इज वी पाई। वी पाई इज द वोल्टेज अक्रॉस आर पाई। दिस इज वी पाई। और आर नॉट को भी आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ देखिए ये एक इक्विवेलेंट मॉडल आ गया, एक इक्विवेलेंट सर्किट आ गया अकॉर्डिंग टू आर पाई मॉडल फॉर लो फ्रीक्वेंसी। और ये जो मॉडल आया बच्चों वो अप्रोक्सीमेट मॉडल आया, ये कलेक्टर है। तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने आर पाई मॉडल को स्केच किया, आर पाई इक्विवेलेंट सर्किट को मैंने स्केच किया। दिस इज आर पाई मॉडल। तो आई होप दैट बच्चों आपको आर पाई मॉडल क्या होता है, कैसे हम बीजेटी को अकॉर्डिंग टू आर पाई मॉडल एक इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करते हैं, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों को कंपेयर करूंगा, एच पैरामीटर, आर ई मॉडल एंड आर पाई मॉडल को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।